मैं अपने शौहर को भेज दूंगी। कहते नहीं आप आए, आपको मेरे समझाना भी है कि कैसे दवाई देनी है, खानी है, आप खुद आए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चली गई, दवाई ले ली। उधर उस वक्त उसने चुप करके दे दी। उसके बाद उसने अपना नंबर चेंज करके तो उसने मेरे साथ बात करनी शुरू कर दी और लड़की की आवाज़ निकालता था। लड़की कोई भी नहीं थी, लड़का वो खुद ही था, आवाज़ खुद अपनी निकालता था। तस्वीरें ही हैं और तुम्हारे पास मेरा क्या होना। कहते जो रिकॉर्डिंगें हैं ना, जो तुम बातें करती थी बड़ी उसके साथ, मेरा खामंद ऐसा है, वो मेरी पसंद की शादी नहीं है, माँ बाप मेरे ऐसे हैं, वो सारी जो तुम्हारी अच्छाई बुराई की बातें वो उसके रिकॉर्डिंग में है, तो वो मेरे पास है। तुम बैठेंगे किसी जगह में कमरे में तो तुम्हें दे दूंगा। जो आपका 1 घंटा गुजरा है उसके अंदर आपके साथ उसने बरहना हरकतें की हैं, जो भी काम वगैरह किए। हाँ जी, वो तस्वीरें वगैरह इसने मेरी ले ली थी और मुझे इसने मुतबिन किया। मैं उठी तो मैं रोना, मैं बहुत रोई हूँ। अब मुझे रोना नहीं आता, आप यकीन करें। मैं 5-6 साल से रो रो के मेरे आंसू खत्म हो गए, मेरा दिल पत्थर हो चुका, मुझे नहीं रोना आता। बाद मेरे पेट में बच्चा था, इसी का था। मैंने इसी बंदे का था जिसका आप नाम अब्दुल्ला बता रही हैं। अब्दुल्ला, मैंने इसको लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आप मेरे अक्म में देख सकते हैं एक खातून बैठी है, एक हवा की बेटी बैठी हुई है। नाजरीन, इनके साथ होता यूँ है, 5 साल एक शख्स इन्हें ब्लैक मेलिंग करता है। इस तरह की ब्लैक मेलिंग कि ये मजबूर हो जाती हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे जो आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर आए दिन एक हवा की बेटी के साथ ज़्यादती, ब्लैक मेलिंग, नए से नए केसेस आते जा रहे हैं। हमारे साथ बहन मौजूद है कि 5 साल इन्हें वो दरिंदा, वो शख्स किस तरह इनके ब्लैक मेलिंग करता रहा और ब्लैक मेलिंग के दौरान उस बंदे ने इनसे क्या किए हैं, इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन, आपको 5 साल ब्लैक मेलिंग करता रहा एक शख्स, और मैं कहता हूँ कि उसके दौरान आपने किस तरह की ब्लैक मेलिंग आपसे वो करता रहा? क्या आपको मैं कहता हूँ कि उसने इस तरह का ब्लैक किया कि आप अपनी ज़िंदगी में अजीरन होकर गुजारने लगी? किस तरह की ब्लैक मेलिंग थी? यही थी कि मेडिकल रैप था, जनरल हॉस्पिटल में दाखिल थी। उधर से नंबर डॉक्टर ने दिया था कि सैंपल के तौर पे इसे दवाई दे दिया करो। इसने मुझे फ़ोन किया, इसके पास मेरा नंबर आ गया। ये आता जाता था वार्ड में, मुझे देखता था। इसकी नीयत ख़राब हुई, ये जो है उसको पता है, अल्लाह को पता है। आप एज ए वहाँ पे पेशेंट गए थे कि अपनी दवाई लेने के लिए, जिस तरह एक मरीज जाता है हॉस्पिटल के अंदर? उधर से इसने मुझे, डॉक्टर ने कहा है कि आपने इसको सैंपल दे दिया करना जब मेडिकल स्टोर से नहीं आते तो उसने कहा ठीक है। इसने मुझे फ़ोन किया है तो मैंने कहा मैं अपने शौहर को भेज दूंगी। कहते नहीं आप आए, आपको मेरे समझाना भी है कि कैसे दवाई देनी है, खानी है, आप खुद आए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चली गई, दवाई ले ली। उधर उस वक्त उसने चुप करके दे दी। उसके बाद उसने अपना नंबर चेंज करके तो उसने मेरे साथ बात करनी शुरू कर दी और लड़की की आवाज़ निकालता था। लड़की कोई भी नहीं थी, लड़का वो खुद ही था, आवाज़ खुद अपनी निकालता था। उसने मुझे फ़ोन किया, 3 माह लगातार फ़ोनों पे बात करता रहा। मेरे घर के पूरे हालात उसने ले लिए और मैं बताती कि हम देहात से आए थे, तब मुझे इतना नहीं शऊर था कि मेरे पास ये मोबाइल, ये आना जाना, घरेलू सी मैं ख़तून थी। के साथ वो जब लड़की बना तो क्या उसने कोई रिलेशन डाला कि मैं फलां आपकी दोस्त बात कर रही हूँ? किस तरह बात की? यही कहते कि मेरा रोम नंबर मिल गया और तुम मेरे साथ दोस्ती कर लो, मेरी अच्छी दोस्त बन जाओ, बस फ़ोन पे ही हम बातें करेंगी। फ़ोन पे बातें मेरे साथ करते ही यही पूछती थी, खामद कैसा है, पसंद की शादी है, तुम क्या करते हो, कितनी दफ़ा मिलते हो, इस तरह की सवालात करती रही। मैं बताती रही उसको, मैंने कहा लड़की है, मैं बताती थी। फिर एक दिन ना, मतलब माँ बाप बहन भाई सब के नाम शाम पूछ लिए उसने। फिर उसने मैंने उसे मिलने पे इसरार किया। मैंने कहा तुम लड़की तो तुम, मैं अलहदा रहती हूँ घर में, तो तुम मेरा मिलने आओ मुझे। तो तब उसने पहले तो टाल मटोल की, क्योंकि वो लड़का था, उसने कहीं लड़की के बुलाना था। कहती नहीं मैं नहीं आई, मेरे भाई नहीं आने देंगे, ये वो। बहरहाल मैंने कहा नहीं तुम मुझे मिलने आओ। वो लड़की लेके आ गया, मुझे नहीं पता वो कौन थी। वो खुद बाहर खड़ा रहा, लड़की घर आई है। अब बातों बातों में मुझे कहती है तुम अपनी शादी की या अपने घर के बच्चों की तस्वीरें वगैरह तो दिखाओ। मैंने कहा हाँ वो तो हैं, मैंने दिखा दी हैं। कहती बीच से 2 तस्वीरें निकाली, कहती ये मैं ले लूँ। मैंने कहा नहीं तुमने क्या कर रही, मेरा शौहर इजाज़त नहीं देता। कहता नहीं मैंने क्या करना है। अच्छा, आप जब वो लड़की आपके घर आई है, एक औरत ज़ात थी, जब आपके साथ फ़ोन पे जो औरत की आवाज़ में बात करता था, उस औरत की और उस लड़की की आवाज़ मैच थी? हाँ जी, नहीं मैंने कहा था, मैंने कहा जब तुम फ़ोन पे बात करती तो तब तुम्हारी आवाज़ और होती, तो ये तुम्हारी थोड़ी सी चेंज है। कहती नहीं फ़ोन में होती है और मैं ही हूँ बुशरा, तुम मुझसे शक कर रही हो। तो कहती नहीं नहीं शक तो नहीं, मतलब मैं शक नहीं कर रही। तो
پھر اس کے بعد وہ لے گئی, اس نے اسے عبداللہ لڑکے کو دی ہیں جو کہ پہلے اب علی رضا بنا ہوا تھا. اس نے وہ اس کا ریئل نام عبداللہ ہے اور بعد میں علی رضا ہے؟ نہیں, پہلے اس نے مجھے بتایا ہے, ہر کسی کو علی رضا بتاتا تھا کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میں اپنا جو ہے نا اپنا نام اصل نہیں بتاتا تھا. عبداللہ نواز اس کا نام ہے. ہاسپٹل میں بھی ہوتا تب بھی علی رضا ہی؟ ہاں جی, تب بھی علی رضا. اور اس کے بعد اس نے میری جو ہے نا اس کے پاس میری چیزیں آئی, مجھے کہتا تم نا مجھے آؤ اور میرے سے اپنی نا چیزیں لے لو. میں نے کہا وہ بشرا کدھر ہے؟ کہتے وہ گھر ہے تو تم نا مجھ سے آ کے اپنی چیزیں لے لو. وہ لڑکا آپ کو جس کا نام آپ عبداللہ بتا رہی ہیں وہ بندہ آپ کو فون کر کے کہتا کہ اپنی جو بھی چیز ہے, آپ کو نہیں پتا کیا چیز ہے؟ ہاں جی, میں نے کہا کہ تمہاری تصویریں ہیں میرے پاس. میں نے کہا وہ تو میری ایک دوست ہے بشرا, میں نے اس کو دی ہیں. تو کہتا ہے نہیں وہ میں ہی ہوں اور تم میرے پاس آؤ اور اپنی چیزیں لے جاؤ. میں نے کہا چلی جاتی ہوں, لوگ چلے جاتے ہیں, اب اس طرح بیٹھنے سے آنے جانے بندہ گندا تھوڑا ہو جاتا ہے. میں گئی ہوں اور اس نے مجھے کہا کہ چلو میں تمہیں نہ کہیں بیٹھ کے دیتا ہوں جو بھی میرے پاس ہے. میں نے کہا تصویریں ہی ہیں اور تمہارے پاس میرا کیا ہونا؟ کہتے جو ریکارڈنگیں ہیں نا جو تم باتیں کرتی تھی بڑی اس کے ساتھ, میرا خاوند ایسا ہے, وہ میری پسند کی شادی نہیں ہے, ماں باپ میرے ایسے ہیں, وہ ساری جو تمہاری اچھائی برائی کی باتیں وہ اس کے ریکارڈنگ میں ہیں, تو وہ میرے پاس ہے. تم بیٹھیں گے کسی جگہ میں کمرے میں تو تمہیں دے دوں گا. اور میں اس وقت اتنی مطلب ڈری ہوئی اور میرے دل میں تھا کہ نہ کہ میں ایسے اگر اس کی بات نہ مانوں گی پتہ نہیں کیا ہوگا. میں بالکل آپ پریشان تھی, ایک عورت ذات تھی کہ میں اپنی عزت ہے, اب پردہ جو وہ کہہ رہا ہے باتیں شاید اس طرح ہو. جب میں وہاں پہنچی ہوں تو اس نے نا وہ لڑکے اپنے دوست کو کہا کہ کچھ پینے کو لاؤ. اس نے نا وہ پیپسی لایا ہے, وہ پلائی ہے مجھے. اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی, مجھے پتہ نہیں چلا. اس کے بعد 1 گھنٹے بعد جب مجھے ہوش آئی ہے تو اس نے مجھے نا ویڈیو دکھائی ہے, وہ برہنہ میرے ساتھ اس نے کیا ہے. جو آپ کا 1 گھنٹہ گزرا ہے اس کے اندر آپ کے ساتھ اس نے برہنہ حرکتیں کی ہیں, جو بھی کام وغیرہ. ہاں جی, وہ تصویریں وغیرہ اس نے میری لے لی تھی اور مجھے اس نے مطمئن کیا. میں اٹھی تو میں رونا, میں بہت روئی. اب مجھے رونا نہیں آتا, آپ یقین کریں, میں 5-6 سال سے رو کے میرے آنسو ختم ہو گئے, میرا دل پتھر ہو چکا, مجھے نہیں رونا آتا. میں نے اسے کہا کہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہن ہے, میں کہتا ہوں کہ اپنی عزت کی خاطر, اپنے خاندان کے ایک سر و تاج کی خاطر, ایک اسلام کی خاطر کیا کیا دہلیز سے کہاں کہاں تک گئی ہے عورت. لیکن وہ درندہ کیا کرتا ہے, ان کے ساتھ برہنہ حرکتیں کرتا ہے, اس کی بلیک میلنگ کی ویڈیو بناتا ہے اور اس میں بعد میں ان کو بلیک میلنگ کرتا ہے. ناظرین یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ جو کام ہے نا یہ عام ہو چکا ہے. آئے نہ ایک دن ایک ہوا کی بیٹی, آئے نہ ایک دن کسی کی بہن کسی کی بیٹی حوث کا نشانہ بنتی رہتی ہے. اس طرح کے درندے آتے رہتے ہیں اور نئے سے نیا موڑ اور نئے سے نیا سکینڈل آتا ہی رہتا ہے. اچھا بہن, جب اس نے آپ کی یہ CCTV جو بھی آپ کی وہ ویڈیوز بنائی ہیں اس کے بعد آپ کو اس نے کیا ڈیمانڈ کی کہ میں کس شرط پہ آپ کی یہ ویڈیو ڈیلیٹ کروں گا, یا کوئی اس طرح کا اس نے کوئی آپ کے ساتھ کوئی دعویٰ کیا یا کوئی اس طرح کی بات کی اس بندے نے؟ صرف مجھے یہ کہا تھا کہ تم مجھے ملتی رہو تو تمہارا یہ پردہ رہے گا, اگر تم نہ ملی تو میں تمہارا پردہ فاش کروں گا. کس طرح پردہ فاش کرے گا کہ آپ جو وہ کہے گا وہ آپ کرتی رہو گی تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں؟ ہاں جی, ورنہ نہیں. میں پھر مجھے بلاتا تھا, میں چلی جاتی. پھر اس نے میرے شوہر کو بتایا, طلاق تک کروائی, طلاق کے بعد بھی نہیں ٹلا. میں امی کے گھر کی تھی, میری امی کے گھر سے مجھے بلاتا تھا کہ دوائی لینے کے بہانے. شادی شدہ تھی جب ہاسپٹل میں گئی, جی. اس کے بعد اتنا بلیک میلنگ آپ کو کیا, اتنا مجبور کیا کہ آپ کی ڈیورس ہو؟ ہاں جی, اور میرے خاوند کو اس نے خود بتا دیا تھا. میرے خاوند نے پہلے تو نہیں اس کی بات مانی, لیکن کرتے کرتے وہ باتوں میں آ گیا. آپ کو پتہ ہے جب کان میں زہر ڈال لے جائے نا تو وہ پھر آہستہ آہستہ وہ اثر کاری دیتا. میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی. اس کے بعد میرے پیٹ میں بچہ تھا, اسی کا تھا. میں نے اسی بندے کا تھا جس کا آپ نام عبداللہ بتا رہی ہیں؟ عبداللہ. میں نے اس کو کہا کہ بچہ میرے پیٹ میں, میرے بچہ ہونے والا ہے. تو کہتا ہے مجھے نہیں پتا کس کا ہے. میں نے کہا تجھے پتا ہے, اور عورت بہتر جانتی ہے, اور مجھے پکا پتا ہے تمہارا ہے بچہ. ماں سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ بچہ کس کا ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا تجھے بھی پتا ہے لیکن تو جان کے مان نہیں رہا. کہتا نہیں میرا بچہ نہیں ہے. پھر میں نے اسے مجھے کہا میں تم سے, تمہارے شوہر نے تمہیں چھوڑ دیا نا تو میں تم سے نکاح کر لوں گا. پھر میں نے اسے کہا تم مجھ سے نکاح کر لو. کہتا میں نے نہیں کرنا. اس نے کہا تھا کہ آپ اپنے شوہر سے ڈیورس لے لو تو میں آپ کے ساتھ شادی کر لوں. ہاں جی, میں نے کہا میں نے تو خود ڈیورس نہیں لی, تم نے باتیں بتا کے میری کروا دی ہے, اب میرا کھانا خراب کرا دی ہے, اب مجھ سے شادی کرو. اس نے کہا میں نے نہیں کرنی, میری ماں اپنی مرضی سے شادی کروائے گی جہاں وہ کہیں گی. اس کے بعد مجھے یہ لگا کہ مجھے اپنے شوہر کے پاس واپس چلے جانا چاہیے. میرا کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ میں میرے ماں باپ کے گھر تھی. اگر میرا چند دن گزرتے میرا پیٹ نکلتا, میرے ماں باپ کہتے یہ تو نے کیا کیا. میں اپنے شوہر کے پاس اس سے فون کیا میں نے, میرے شوہر نے میرے ساتھ صلح کر لی. قاری صاحب کے پاس گئے, جیسے بھی انہوں نے کہا نہیں 1.5 مہینے میں طلاق نہیں ہوئی ہے, آپ دوبارہ میاں بیوی ہو سکتے ہو. ہم دوبارہ سے, میں اپنے خاوند کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی ہوں, اور میرے خاوند کو تو یہی تھا کہ میرا ہی بچہ ہے.
इसने फिर से फ़ोन करके मेरे खामद को बता रहा है कि बच्चा जो तुम्हारी बेबी के पेट में है वो तो किसी और का है, तो तुम उसको परवरिश कर रहे हो। अच्छा, जब आप उसके पास से जिस तरह भी आप अपने घर दोबारा अपने हस्बैंड के पास आ गई हैं, फिर भी ब्लैकमेलिंग करता रहा कि ये जो इसकी कोख में बच्चा है ये मेरा है, आपका नहीं है, फिर भी ब्लैकमेलिंग के कहता करता रहा। ये मेरा भी नहीं कहता था, कहते थे किसी का है, पता लगाओ, उसके पीछे जाओ, किसका बच्चा लेके फिर रही है, इससे पूछो, इससे सवाल करो, ऐसे कहता था। मेरे खामद ने मुझे एक दिन पूछा भी, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये झूठ बोलता है, हमारा ही है। जैसे मेरा बच्चा पैदा हुआ है, दो माह का हुआ है, इसने फिर मेरे खामद को कहा है अब मैं तुझे बताता हूँ सारी सच्चाई। जब तुम्हारी तलाक हुई थी ना तो ये अपनी माँ के घर थी, तभी से इसके पेट में बच्चा था और वो किसी का था, ठीक, अपना फिर भी नहीं बताया। और ये जो तुम उसके बाद इसने कहा तुम बताओ किसका है, फिर तुझे पता है ना, तेरी वजह से हमारी डिवोर्स हुई है, तू रहने नहीं दे रहा, हम अब थाने जाएंगे। तो उस वक्त कहता है तुम्हारा इसके मुंह से अचानक निकला है, कहता तुमने 5 रुपए का पैम्पर लगाते और दूध अपनी माँ का पीता, मेरा बेटा तुम्हारा खाता ही क्या है। उसके मुंह से निकल आया जो चोरी चोरी करता है वो वाजे हो गई, उसने बता ही दिया कि ये बच्चा मेरा है। अच्छा बहन, उसके बाद इतना आपके साथ कुछ हो गया, ब्लैकमेलिंग की वीडियोस बनाई, मैं कहता हूँ आपके साथ बरना हरकतें की, इसके बावजूद भी किस अदालत का आपने दरवाज़ा खटखटाया, किस कानून के पास आप गई हैं कि मुझे इंसाफ दो? मैं थाने मॉडल टाउन गई, उधर इन्होंने मुझको बुलाया, उधर पुलिस पैसे लेके हमारी सुलह, ये सुलह का मामला नहीं था, ये हमारी ज़बरदस्ती सुलह करवा देते। कानून जहाँ पे इसे सजा देने की बजाय सुलह करा देते थे, कहते थे अब तुम्हें तंग नहीं करेगा, तुम जाओ, तुम मज़े लेती रही हो, अब हमारे पास आ गई हो, इस तरह की बातें करते थे। मैं शर्मिंदा हो जाती थी, मैं घर आ जाती थी, मैं कहती थी मैं थाने में जाके क्या कहूँगी। फिर मैंने थाना हेर में गई, वहाँ भी नहीं मेरे किसी ने बात सुनी। फिर उसके बाद थाना खाने में गई, उधर भी किसी ने नहीं बात सुनी। मैं थक हार के चुप करके बैठ गई। अभी 5-6 महीने बाद फिर दोबारा शुरू हो गया, जब मेरा बच्चा स्कूल, ज़ाहिर है मैंने अभी उसके बाप के नाम का बे फॉर्म, मैंने किसी का तो नाम देना था ना, उसका बे फॉर्म बनवाया, मैंने बच्चे को दाखिल करवा दिया। तो तब मेरे खामद को दोबारा मुझे तंग करना शुरू कर दिया कि कहता है जो बीवी के साथ तल्लकात अच्छे नहीं लगते, जो बाहर लगते, तो मेरे साथ दोबारा से वही करो। मैंने कहा मैंने नहीं करना, अब जो तुमने करना है ना सोशल मीडिया पर, मुझे किसी चीज़ का नहीं डर है, मेरी आंखें खुल चुकी हैं, तुम सब कुछ कर लो जो तूने करना है। फिर आपने देखा कि ये बहन एक कानून के पास जाती है, ज्यादती होने के बाद 5 साल ब्लैकमेलिंग, उसके दौरान इनके साथ मैं कहता हूँ बड़े बड़े जिना के केस भी इसके साथ हुए हैं, उसके दौरान उसी अरसे के दौरान उस बंदे का एक इनमें से बेटा भी होता है, इनकी कोख में एक बच्चा भी पैदा हो जाता है जिना के तौर पर। ब्लैकमेलिंग, एक बहन अपनी इज्जत बचाने की खातिर क्या करती, कानून का दरवाज़ा खटखटाया, ज्यादती होने के बावजूद उन्होंने बिठा के सुलह करा दिया। हम वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब और कानून नाफिज करने वाले इदारे और ख़ुसूसन इमरान खान से ये पूछना चाहते हैं कि ये कहाँ का कानून है, एक बहन के साथ, एक हव्वा की बेटी के साथ ज्यादती होती है और वहाँ पर एंड पे बिठा के दोनों को सुलह करवाई जाती है, ये कहाँ का कानून है? इस चीज़ को तो हमारा इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता, और वो तो इस्लाम तो इतना सख्त है कि ज़िना की सज़ा आप जान सकते हैं कि ज़िना की इस्लाम के अंदर सज़ा क्या है। और मैं कहता हूँ कि बहन को वहाँ पे सुलह के, ये कानून है हमारा। हम वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब और इमरान खान से अपील करते हैं कि इस बहन को इंसाफ दिलाया जाए, इस बहन के साथ जो हुआ है इस तरह की सज़ा, इस तरह की सज़ा उस बंदे को दी जाए कि दरिंदे को, कि आने वाले जो भी होगा इस तरह का कभी कोई सोचे भी ना, गुमान करना तो बहुत दूर की बात है, कभी सोच भी ना सके। अब एंड पे हमारे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब और इमरान खान साहब से क्या अपील करना चाहती हैं कि आपको कानून तो आपकी बता रहे हैं कि कानून जिस तरह मेरे साथ वो तो हाथ खड़े कर चुका है, सुलह करवा देता है जब भी जाते हैं, अब इनसे ही आप अपील कर सकती हैं, क्या अपील करना चाहेंगी? मैं यही करना चाहूँगी कि मेरी अल्लाह भी है और ये हमारे कानून है, हमारा इमरान खान है, वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, जो हमारी अदालतों में हमारे जज हैं जो फैसला करते हैं, मुझे उनसे यही है कि वो मेरे इंसाफ करवाएं और मेरे बच्चे का DNA करवाएं और इस बंदे को सज़ा दिलवाएं, जो इसने मुझे सज़ा दी है पूरे 5-6 साल, और मुझे खून के आंसू रुलाए हैं। और मेरे इस वक्त माशरे में कोई इज़्ज़त नहीं है, मेरे सास ससुर, मेरे जो है ससुराल वाले भी मुझसे नहीं बात करते और मेरे मैके वाले भी मुझे छोड़ा हुआ है, मैं कहीं की नहीं हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि इसको भी सज़ा मिले और इसको पता चले कि कोई किसी के साथ ऐसे ना करे। नाज़रीन, आपने देखा है कि हव्वा की बेटी एक बहन की दास्तां और एक माँ की दास्तां भी सुनी, जिसके अंदर उन्होंने कहा है हमें बड़ी उम्मीद है कि हमारे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब और इमरान खान साहब इस बात पर ज़रूर नोटिस लेंगे कि एक हव्वा की बेटी, एक बहन और एक माँ को एक इंसाफ मिले। हम बड़े पुर उम्मीद हैं, क्योंकि हमें इमरान खान से बड़ी उम्मीदें हैं। देखते हैं नाज़रीन, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, इस
इस कानूनी इस ज़्यादती पर, इस ब्लैक मेलिंग पर हमारे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और इमरान खान साहब क्या नोटिस लेते हैं। तो मैं कहता हूँ हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों से यही अपील है कि जिस तरह कसूर के अंदर ज़ैनब को, एक अव्वा की बेटी को इंसाफ मिला था, हम बड़ा पुरुउम्मीद है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार इमरान खान साहब से दोबारा कह रहा हूँ कि जिस तरह वहाँ पे इंसाफ मिला, इस अव्वा की बेटी, इस माँ को भी, इस बहन को भी इंसाफ मिलेगा। हम बड़े पुरुउम्मीद हैं इस बहन को इंसाफ दिया जाए और दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, इस तरह की सज़ा दे कि आने वाला कोई भी शख्स इस तरह की करना तो बहुत दूर की बात है, खाली जहन में, अपने गुमान में भी इस तरह का सोच ना सके। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त है और देखते रहे लाहौर की बातें। पाकिस्तान जिंदाबाद।